द लेबोर्स वर्ल्ड में। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं द लेबोर्स वर्ल्ड फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 37% रोजाना मिलते हैं, ये 7वां सेट है। ओके, और ये जो सेट है बहुत ऑथेंटिक लेवल पर बनाने की इसको कोशिश है, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको वहाँ पर प्रश्न फंसें। जितने भी आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी फ्रेंड्स। मेरी कोशिश ये है कि आपको इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से इतनी तैयारी करा दी जाए कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जीएस के यहीं से आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, किस चौल शासक की उपाधि गंगे कौन थी? तो किसी भी लेवल पे प्रश्न ये पूछा जाए गंगे जो कौन थी उपाधि जिनकी, तो वो थे राजेंद्र प्रथम। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए, किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ करी थी? तो इक्तेदारी व्यवस्था जो थी वो इल्तुतमिश ने प्रारंभ करी है। वैसे अगर भारत में जो शासन करा है वो इल्तुतमिश ने करा है, तो इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, लेकिन क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश। लेकिन हम ऑप्शन को अगर देखें तो राइट ऑप्शन होगा मोहम्मद गोरी इसमें, अगर इन ऑप्शन को देखें। लेकिन वास्तविकता को अगर हम देखें तो सही आंसर जो होगा वो इल्तुतमिश होगा। इसका इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ जिस सुल्तान ने किया था उसका नाम था इल्तुतमिश। इक्ता होता क्या है? भूमि का एक टुकड़ा होता है जो सैलरी यानी वेतन के बदले में जो है उस समय के अधिकारियों को, जो पदाधिकारी होते थे शासन के अंदर, उनको दिया जाता था फ्रेंड्स। जो इक्ता प्रणाली है उसको जो प्रारंभ करा है इल्तुतमिश ने करा है, और ये ध्यान रखने वाली बात है। और इल्तुतमिश को जो है वास्तविक सुल्तान कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान है वो। ओके, और ये ध्यान रखिए गुलामों का गुलाम भी उसको कहा जाता है, ये बात भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। तो राइट आंसर तो इल्तुतमिश होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मैं यहाँ पे डी लगा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि इल्तुतमिश इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। ओके, चलिए, डोलमेन शब्द का क्या तात्पर्य होता है? हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, चौक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, ये इतिहास के पूर्व चित्रकलाएं। तो राइट आंसर है इसका गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ होती हैं, ओके, उनको हम कहते हैं डोलमेंस। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बड़े लेवल पर भी ये प्रश्न आ चुका है फ्रेंड्स। चलिए, तुर्क चहलगानी संगठन किसने बनवाया था? तो तुर्क चहलगानी संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने ये संगठन बनाया था। ओके, और इसमें कितने तुर्क थे? 40 तुर्कों का एक दल था ये। इल्तुतमिश ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि उसके लिए जो काम करने वाले वफादार लोग हों वो उसमें शामिल हों, जिससे वो अपने राज्य की सुरक्षा कर सके और अपने दुश्मनों से निपट सके, ऐसा उसका उद्देश्य था। तो तुर्क चहलगानी संगठन में कितने तुर्क थे? 40 थे। इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, खत्म किया था बलबन ने। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्युलेख लिखा था? तो ध्यान रखिएगा 1858 के अधिनियम को, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, कंपनी का जो शासन था वो खत्म होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। क्योंकि आपको पता होगा 1857 की लड़ाई के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधा शासन कहाँ से किया जाने लगा? ब्रिटेन से किया जाने लगा। और शासन कौन करने लगी? महारानी विक्टोरिया करने लगी। और उन्होंने क्या करा, गवर्नर जनरल के ऊपर अपना एक सचिव बैठा दिया, भारतीय सचिव। ओके, तो ध्यान रखिए गवर्नर जनरल को फिर वायसराय कहा जाने लगा, वो इसी एक्ट के माध्यम से। यानी किस एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? और भारत का वायसराय बनने वाले जो व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग थे, ये ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड कैनिंग अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, किस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिए गलघोटू अधिनियम के नाम से जाना था देसी भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। ये आया था लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। किसके? लिट्टन के शासनकाल में, लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में ये अधिनियम आया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था, जिससे कि भारत के लोगों को ये जानकारी ना हो सके कि भारत में चल क्या रहा है। जैसा कि आज अगर हम देखें तो हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है? आज हमारे ज्ञान का स्रोत हैं क्या? अच्छी अच्छी पुस्तकें, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। यदि किसी देश में कुछ हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय किसको जाता है? प्रिंट मीडिया को और सोशल मीडिया को जाता है। आज हम घर बैठे ही सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
किस प्रसिद्ध पुस्तक को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? तो बंगाल का बाइबिल कहा जाता है आनंद मठ को। ध्यान रखिएगा, आनंद मठ एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक से ही आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़े तो जुड़ना चाहिए फ्रेंड्स। यदि आप चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना और चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस करना इतना है कि रेगुलर स्टडी करनी है फ्रेंड्स, जुड़ जाइए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो ध्यान रखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की बात है ये, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। ओके, 1904 में ये पारित हुआ था और 1905 में ही आपने देखा होगा बंगाल विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड कर्जन उस समय जो है गवर्नर थे, ध्यान रखेंगे आप। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। ये बातें भी आप अलग से ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है और उसे पुरुषोक्त के नाम से जाना जाता है। पुरुषोक्त के नाम से इस मंडल को जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिए। पुरुषोक्त के नाम से किस मंडल को जाना जाता है? 10वें मंडल को। ओके, इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं जो 7वां मंडल है आपका, इसमें जो है 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। जो 9वां मंडल है इसको पावन मंडल कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। पावन मंडल के नाम से 9वें मंडल को जाना जाता है। और दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, ये बात आप ध्यान रखिए। 10 मंडल हैं टोटल ऋग्वेद के अंदर। ओके फ्रेंड्स, विधवा विवाह कानून पारित हुआ था 1856 में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे, ये ध्यान रखेंगे आप। और इस शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे और उसके संस्थापक थे सिमुक। ओके, और ये एक ऐसा वंश था जो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, यानी मात्र सत्तात्मक वंश था यहाँ का। ये बातें भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या है वर्तमान में फैजाबाद जनपद में पड़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन बात यह है किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ध्यान रखिएगा, अयोध्या का वर्णन अर्थवेद में मिलता है। ओके, अर्थवेद। फॉरवर्ड ब्लैक के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस, ये ध्यान रखिएगा। और 1939 में उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? तो ध्यान रखिए डी.के. कर्वे के प्रयासों से हुई है, ये ध्यान रखिएगा आप, डी.के. के प्रयासों से। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखी है? जे.के. मेहता ने लिखी है, एम.एस. आहलूवालिया ने, बी.एम. दांडेकर या बी.एस. मिन्हाज? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी.एस. मिन्हाज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ओके, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा 1921 है महान विभाजक। यहाँ क्यों इसको महान विभाजक कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या जो वृद्धि की बजाय यहाँ पर ऋणात्मक थी, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ओके, नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक रिपोर्ट किसे सौंपता है? ध्यान रखिएगा, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो रिपोर्ट सौंपता है। केंद्र की रिपोर्ट जो सौंपता है राष्ट्रपति को सौंपता है, ध्यान रखिएगा। और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, यानी गवर्नर को सौंपता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से कौन से अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं? तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को दे रखी हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाला गया? तो संवर्ती सूची मतलब समझिए, संवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको हम संवर्ती सूची कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है संविधान का, क्योंकि जितना संशोधन इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है इतना किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हुआ है। ये बातें फ्रेंड्स अलग से याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने? 4।
और ये 4 तत्वों के बिना राज्य नहीं बन सकता। यदि एक भी एलिमेंट कम हो गया तो राज्य नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, यानी भूमि होनी चाहिए राज्य बनाने के लिए। अगर भूमि है तो उस पर निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या है तो उसको कंट्रोलिंग करने वाले यानी कोई पावर यानी शक्ति यानी सरकार होनी चाहिए। उसके बाद आता संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। ये 4 तत्व हैं, यदि एक भी कम होता है तो कभी राज्य नहीं बन सकता। तो पूर्ण राज्य बनाने के लिए 4 तत्व आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है तो नीलगिरी जो आपका भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा। और सुंदरवन जो है आपका पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। लेकिन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है तो नीलगिरी इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। कपास की उपज के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है तो आपको पता होगा काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसके लिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सिनाई प्रायद्वीप स्थित है मिस्र के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। मिस्र में है ये। मिस्र मतलब आप समझिए, मिस्र की राजधानी क्या है? इजिप्ट। इजिप्ट कहते हैं काहिरा, इसकी राजधानी क्या होगी? काहिरा। इंग्लिश में मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, उसकी राजधानी क्या है? काहिरा। और नील नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? नील नदी के किनारे, जिसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लाल सागर में, मृत सागर में, तो राइट आंसर है मृत सागर। डेड सी के अंदर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर का मतलब आप समझते होंगे प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, उस जगह को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अगर प्रश्न पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो रिंग ऑफ फायर का मतलब ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी। ओके, राइट आंसर प्रशांत महासागर इज द राइट आंसर। चलिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में है, नई दिल्ली के अंदर ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण कार्य की राज्य की स्थापना करना, राम राज्य की स्थापना करना। जो नीति निदेशक तत्व हैं वे क्या हैं? राज्य के ऊपर हैं। अगर राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, राज्य ना चाहे तो ना भी लागू कर सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955। आपको पता होगा भारतीय नागरिक बनने के लिए जो है आपको 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है और ख़त्म होती है 3 प्रकार से। और जो नागरिकता का जो कंसेप्ट है हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, बात ये भी ध्यान रखिएगा। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स, यदि आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा आपका, और वो दिन दूर नहीं जब आपके पास होगी गवर्नमेंट जॉब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? 5 प्रकार की रिटें हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। 5 प्रकार की रिटें हैं भारतीय संविधान के 32 के अकॉर्डिंग। ओके, ध्यान रखिएगा। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? ये बताना है आपको। मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो क्षेत्रीय कार्यालय जो है दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भारत के अंदर? तो याद रखिए ये हैदराबाद में है। ओके फ्रेंड्स, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? हमारे शरीर के अंदर 2 आंतें होती हैं, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, ध्यान रखिएगा जरा फ्रेंड्स। ओके, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर, ध्यान रखिएगा। कितनी? 6.5 मीटर। और जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, ध्यान रखिए। बड़ी आंत की लंबाई होगी 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई होगी 6.5 मीटर। ओके, कई बार पूछा जाता है कि छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है इसका 3rd। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। ओके, और विटामिन ई ही जनन क्षमता में, यानी इसकी कमी से जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। ओके, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। क्रिकेट का ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आपको पता होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश के। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल शब्द आपको पता होगा, भूगोल के जो पिता हैं इरेस्टोथनीज को कहा जाता है। इरेस्टोथनीज भूगोल के पिता हैं। और हेरोडोट हिस्ट्री के पिता हैं। अरस्तु पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, जंतु विज्ञान और बायोलॉजी के पिता हैं।
और एडम स्मिथ जो हैं इकोनॉमिक्स के पिता हैं, ये बात ध्यान रखिए। और फिजिक्स के पिता न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम है। ओके और जो आपकी केमिस्ट्री आती है उसके जो है लोबेजियर हैं फादर। ओके ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इतनी बातें मैं अलग से बताता हूँ, ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप 37 प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये 50 प्रश्न से ऊपर चले जाएंगे फ्रेंड्स। ओके तो यदि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, चलिए तो पुलिस में डीजीपी का जो पद होता है सबसे बड़ा होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और सबसे छोटा जो पद होता है सिपाही का होता है। ओके तो अपने सपने हमेशा बड़े रखिए और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सपने हासिल होंगे। तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, और जुड़ जाइए इस चैनल से। मेरा उद्देश्य आपको एजुकेशन देना है, और जुड़िए आप ऐसे माध्यमों से जहां आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके, ऑथेंटिक, और आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं।